हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और जैसा कि आपको पता है फिलहाल डिस्कशन हो रहा है पीवाईक्यूज का। किसका? सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स वालों के लिए, है ना। तो आपको पता होगा कि एग्जाम होने वाला है बहुत जल्द सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 का, है ना। तो जो भी पीवाईक्यू जो भी डिस्कस कर रहे हैं आप लोग जरूर वन बाय वन जरूर देखा कीजिएगा, है ना। मैंने 2023 का शिफ्ट 1 में जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है ना। शिफ्ट 2 में जो एग्जाम आपका हुआ था 25 जून का, उसका 3 पार्ट बना चुके हैं। आज चौथा पार्ट है हमारा, जो बचा हुआ 20 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जरूर उसको पहले देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास है। क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर, है ना। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सी रंगास्वामी ने सी रंगराजन के बारे में आई थिंक ये कहना चाह रहा था, ठीक है। फिर है क्या? डॉक्टर सुब्बा राव। फिर है आईजी पटेल। तो डॉक्टर सुब्बा राव 2008 से 13 तक रहे हैं, ठीक है। आईजी पटेल 1977 से 82 तक रहे हैं। फिर हमारे पास है वाईबी रेड्डी, ये 2003 से 8 तक रहे हैं। विमल जलान जो है ये 1997 से 2002 तक रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले आईजी पटेल है, सी ऑप्शन कहीं है तो देखो ये और ये गलत हो जाएगा, सबसे पहले सी होगा। तो क्या है? सी के बाद हमारे पास क्या है? फिर है ए रंगास्वामी, सी रंगराजन नहीं, विमल जलान होगा। हमारा आंसर पहला होगा CEABD, है ना। सबसे पहले आईजी पटेल, फिर विमल जलान, ठीक है। इसके बाद रहा है हमारा ए सी रंगराजन। सी रंगराजन का क्या था टेनियर, आप लोग को पता है क्या? मैं चेक कर लेता हूं एक बार। सी रंगराजन का टेनियर क्या था? सी रंगराजन का, अच्छा सी रंगराजन अगर यहां ऑप्शन होता तो 1992 से 1907 तक था, ठीक है, क्लियर। तो हमारा ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 3 होगा उसके अकॉर्डिंगली, क्लियर। देखो भाई बात सिंपल है, क्वेश्चन में सी रंगास्वामी कर दिया है, ठीक है। सी रंगराजन होना चाहिए क्योंकि सी रंगास्वामी नाम के कोई आरबीआई का गवर्नर रहे ही नहीं है, ठीक है। तो मैं सबका टेनियर यहां पे लिख दिया हूं, आप देख सकते हो आप, है ना। ऑप्शन नंबर हमारा का कौन सा हो जाएगा? 3। पहले सी मतलब सबसे पहले पटेल जी, फिर ए सी रंगराजन, फिर ई विमल जलान, फिर वाईबी रेड्डी, इसके बाद फिर क्या थे? बी सुब्बा राव, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है और 82 भी जो हमारा है ये भी आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सबको देख लेते हैं। पासिंग ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल इन इंडिया, ठीक है। कब आया था ये? पासिंग ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स जीएसटी वाला जो था ये 2017 में आया है। कब आया है? 2017 में आया है, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन एक्ट कब आया है? इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में आया है, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन आई थिंक आप लोग को पता होगा, ये 2016 में किया गया था जब 500 और 1000 रुपया का नोट को बंद कर दिया गया था, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में आया हुआ है, ठीक है। फिर लॉन्चिंग ऑफ सुगमय भारत अभियान, सुगमय भारत अभियान कब आया था? 2015 में आया है, ठीक है। ये आप लोग एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा, है ना। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आपका कब था? 2000 में था। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्या है? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, तो ये और ये गलत हो गया। पहले बी, फिर डी, ठीक है, फिर ई, इसके बाद सी, फिर ए। बी डी ई सी ए, ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है अरेंज करने कह रहा है फिर से। किसका? आपका जो अरेंजमेंट है वो क्या होगा? अच्छा 82 का मैंने क्या आंसर बताया आपको? हाँ ठीक है। चलिए 83 में ये जो है आपको इसको भी आपको अरेंज करना है ना। तो देखिए नरसिंहम कमेटी 1998
1998, नरसिंहम कमेटी 1 1992, याद रखिएगा, ठीक है। फिर जो है हमारा एक्सपो डिजिटल इंडिया कैंपेन कब हुआ था, ये 2015 में डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट जो है वो आया। फिर फेमा जो था ये 1999 में आया था, फेरा के जगह पर, ठीक है। फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये 1982 था इसका, ठीक है। और इसके अलावा बच गया हमारे पास फर्स्ट मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी 2016 था। क्या होगा इसके अकॉर्डिंगली आंसर, पहले नंबर बी हो गया, फिर बी के बाद ई, फिर क्या हो गया बी ई, फिर सी, फिर डी, फिर ए, बी ई सी डी ए, कहीं है बी ई सी डी ए, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये सब ईयर थोड़ा याद कर लीजिएगा, है ना। वैसे ईयर सबको याद सब हर समय रहता नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहिए तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट, है ना। देखो लियोंटी पैराडॉक्स है, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये आपका हेक्सर-ओलिन थ्योरी है ना। फिर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फिर कंपैरेटिव एडवांटेज दिया हुआ है। तो सबसे पहले भाई एडम स्मिथ का थ्योरी आया था, तो पहले ऑप्शन सी होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज। फिर कंपैरेटिव एडवांटेज जो कि रिकार्डो ने दिया था, तो डी होगा। उसके बाद हेक्सर-ओलिन का थ्योरी आया था, उसी को क्रिटिसाइज किया था, इंपेरिकल एविडेंस लाया था, जो कि लियोंटी पैराडॉक्स के नाम से जानता है, वो ए आया था, ठीक है। तो सी डी बी ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है असर्शन रीजन में दिया हुआ है ना। असर्शन रीजन क्या कह रहे हैं भाई, असर्शन रीजन हमारा यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि कहता है फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ वेरिएबल एक्स विच हैज मीन 10, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितना है हमारा 10 है, मीन वैल्यू, ठीक है। वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है, ये दिया हुआ 100, क्लियर। द वेरिएंस ऑफ 5x प्लस 10 इज 2500, ठीक है। देखो ये किस फॉर्म में भाई, ये आपका देखिए वेरिएंस एक कांस्टेंट a है इंटू x है प्लस एक कांस्टेंट b है ना। इसका मतलब होता है, अगर आपको वेरिएंस का प्रॉपर्टी याद होगा तो पता होगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, बस इतना होगा, ठीक है। वेरिएंस ऑफ ax प्लस b का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ x, बस ये याद रखिएगा। तो देखिए ये 5x प्लस 10 है, तो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे 5 है, b के जगह पे 10 है, ठीक है। तो वेरिएंस 5x प्लस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, वेरिएंस ऑफ x कितना दिया है 100 दिया हुआ है, मतलब 2500, बिल्कुल असर्शन सही है हमारा, ठीक है। रीजन है वेरिएंस ऑफ ax प्लस b, अच्छा वही है बराबर वेरिएंस ऑफ x, नहीं क्या होगा वेरिएंस ऑफ ax प्लस b है तो a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x होगा, तो रीजन गलत है, ठीक है। a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर 3 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 86 नंबर, फिर से असर्शन रीजन है, कहता है फॉर अ मैट्रिक्स a इक्वल्स इतना, रैंक ऑफ a ra बराबर 1, इसका रैंक कितना होगा। देखो रैंक निकालने के लिए क्या करते हैं, रैंक ऑफ ए निकालना है तो उसका पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालिए, क्या होगा। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट हम लोग निकालते हैं, ठीक है। ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा 1 इंटू 16, तो 16 माइनस 8 इंटू 2 16 बराबर क्या हो गया 0। तो रैंक तो यहां से पता चला नहीं, तो 2 रैंक हो नहीं सकता, क्योंकि 2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ गया। क्या क्या कहा जाता है रैंक के बारे में, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुई डिटर्मिनेंट इज नॉन 0। तो आप पहला 1 ऑर्डर का लेंगे तो 1 तो हमारा 0 नहीं है ना, तो इसका रैंक 1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर अ मैट्रिक्स ए इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 देन इट इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन बाय आर ए इज लेस देन द फुल रैंक। हाँ, जो मैट्रिक्स ए है इसका फुल रैंक क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 ऑर्डर का मैक्सिमम 2 रैंक हो सकता था, लेकिन इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो गया। लेकिन मैंने कहा कि मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट नॉन 0 हो तो वो जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर को रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ये भी सही है ना। तो बोथ A and R are correct and R is the correct explanation of A. Next कह रहा है क्वेश्चन नंबर 87 है, ये भी असर्शन रीजन पे ही है, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई,
ये कह रहा है जनरल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन एन इकोनॉमी व्हेन डिमांड इक्वल सप्लाई इन ऑल मार्केट साइमल्टेनियसली। बिल्कुल सही है, जनरल इक्विलिब्रियम में हर मार्केट में साइमल्टेनियसली जो इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है। कहता है इसका रीजन दिया हुआ है आपका, इन अ जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल रिलेटिव प्राइस कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये गलत है, रिलेटिव प्राइस तो डिटरमाइन होता है जी, ठीक है, क्लियर है। तो हमारा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। चलिए 3 ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है वेक्टर ए इक्वल्स इतना, ए कितना है, ए हमारा दिया हुआ है एक्स वाई जेड, एंड वेक्टर्स बी कितना है, बी है हमारे पास 2 3 5, क्लियर। देन ए इक्वल्स बी इफ, देखो ए बराबर बी तभी होगा, कब होगा, जब x बराबर 2 हो, y बराबर 3 हो, z बराबर 5 हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये कहता है 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ ऑल देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर इक्वल। बिल्कुल, 2 मैट्रिक्स 2 वेक्टर्स हैं वो इक्वल तभी कहलाएंगे जब उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, है ना, तो दोनों सही है। बोथ a and r are correct and r is the correct explanation of a। नेक्स्ट क्या है 89 नंबर है, फिर से एक्सेप्शन एंड रीजन है, कहता है अकॉर्डिंग टू हेक्चर-ओहलीन मॉडल फ्री ट्रेड रिजल्ट्स इन इक्वलाइजेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस अक्रॉस नेशन। बिल्कुल सही है, जब फ्री ट्रेड रहेगा तो फैक्टर प्राइस का इक्वलाइजेशन होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज द मॉडल अज्यूम परफेक्ट इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर प्रोडक्शन। बिल्कुल गलत है, हेक्चर-ओहली ने कहा था फैक्टर की मोबिलिटी विद इन द कंट्री होगा, अक्रॉस द कंट्री नहीं होता है, मतलब इंटरनेशनली मोबिलाइज नहीं होता है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है मैच करना है न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जर्गसन ने दिया है, तो पहला का 2 हो जाएगा, ए का 2। क्यू थ्योरी, टॉबिन्स क्यू थ्योरी बोलते हैं ना, तो नेक्स्ट दूसरा का चौथा हो गया। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, ये केन्स के द्वारा दिया गया है 1। मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर मॉडल, ये सैमुअल्सन का है, ठीक है, तो 2413 ऑप्शन नंबर 1 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर से मैच करना है, कहता है कुर्नो इक्विलिब्रियम। कुर्नो मॉडल क्या कहता था, कुर्नो मॉडल कहता था कि वो अज्यूम करता था कि जो राइवल फर्म होगा वो अपना आउटपुट फिक्स रखेगा, जो कि ऑप्शन 3 में लिखा हुआ आप देख सकते हैं पढ़ के, क्या लिखा 3, इक्विलिब्रियम इन विच ईच फर्म करेक्टली अज्यूम्स हाउ मच इट्स कॉम्पिटिटर विल प्रोड्यूस एंड सेट इट्स ऑन प्रोडक्शन लेवल, मतलब उसको अज्यूम करता है कि वो कितना प्रोडक्शन सामने वाला करेगा, ठीक है। नैश इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्ट्रैटेजी, ठीक है, जो उनके अकॉर्डिंगली बेस्ट स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है। सेट ऑफ स्ट्रैटेजी और एक्शन इन विच ईच फर्म डज इट्स बेस्ट गिव्स कॉम्पिटिटर एक्शंस, ठीक है। कुर्नो कोल्यूसिव इक्विलिब्रियम, कोल्यूसिव इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जुड़ करके, ज्वाइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ये 1 हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है डोमिनेंट फर्म मॉडल। डोमिनेंट फर्म मॉडल क्या होता है, लार्जेस्ट फर्म जो होता है वो सेट करता है प्राइस, ठीक है, तो 2 ऑप्शन होगा, क्या हो गया 3412 ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से आपको जो है वो मैच करना है, क्या कह रहा है भाई, पीएलआई स्कीम्स। पीएलआई स्कीम जो होता है वो एक प्रकार का लिक्विडिटी इनहांसिंग एंड इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग मेजर्स है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ठीक है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में क्विक रिजोल्यूशन के लिए है ये, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्विक रिजोल्यूशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग बाय सेंट्रल बैंक फॉर लॉन्गर पीरियड होगा, ठीक है, क्लियर। यूपीआई क्या है, लार्जेस्ट डिजिटल रिटेल पेमेंट, यूपीआई के बारे में आप सबको पता होगा, है ना, तो 2314 ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है वालरस लॉ स्टेट्स दैट वैल्यू ऑफ एग्रीगेट एक्सेस डिमांड फॉर ऑल मार्केट इज 0। बिल्कुल सही है, एक्सेस डिमांड नहीं बचता है, ठीक है, 0 हो जाएगा। If k-1 market are in equilibrium, then the market for good k will automatically have demand equal to supply। ये भी सही है, अगर आपने वॉलरस लॉ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, अगर k-1 इक्विलिब्रियम में है तो k ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है, और किसी प्रकार का एक्सेस डिमांड नहीं होता है ना,
तो बोथ आर करेक्ट है ना, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए 94 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग मार्केट स्ट्रक्चर। कहता है मोनोपोलिस्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री एंट्री एग्जिट विद ईच फर्म प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। बिल्कुल सही है, मोनोपोलिस्ट जो होता है उसमें फ्री एंट्री फ्री एग्जिट होता है, प्रोडक्ट जो बनाएंगे क्लोज सब्स्टिट्यूट तो रहेगा बट डिफरेंशिएशन रहेगा। ओलिगोपोली अलाउ फ्री एंट्री नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट है। फिर कार्टेल आर फॉर्म्ड व्हेन फर्म्स एक्सप्लिसिटली कोल्यूड एंड मैक्सिमाइज जॉइंट प्रॉफिट। हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। कार्टेल का मतलब जब मिल करके जो है ना वो जॉइंट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मोनोपोली पावर अराइजेस व्हेन पी ग्रेटर देन एसी। जरूरी थोड़ा कि खाली प्राइस ग्रेटर देन एसी होगा तभी मोनोपोली पावर होगा, बहुत सारे मार्केट कंडीशन पे भी निर्भर करता है। कॉम्पिटिटिव मार्केट डज नॉट अलाउ फ्री एंट्री। बिल्कुल गलत है, कॉम्पिटिटिव मार्केट तो करता है भाई। तो ए और सी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 95 नंबर हमारे पास है, कह रहा है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट द परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अ कंट्री कैन नॉट परस्यू एन इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। बिल्कुल सही है, अगर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो बैंक जो सेंट्रल बैंक होगा वो कहीं ना कहीं बाकी के जो मॉनेटरी अथॉरिटी है बाकी कंट्री का उस पर भी निर्भर करता है, इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकता है। फिर अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अ कंट्री कैन नॉट परस्यू इंडिपेंडेंट फिजिकल पॉलिसी। ये गलत है। अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा ना, ठीक है, तो वहां पर एक कंट्री जो है इंडिपेंडेंट फिजिकल पॉलिसी अपना सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी फिजिकल एक्सपेंशन इज एक्सट्रीमली इफेक्टिव। बिल्कुल सही है, अगर मुंडल फ्लेमिंग मॉडल पढ़े होंगे तो आपको एक बार में क्लियर हो रहा होगा। कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, वहां पे फिजिकल एक्सपेंशन काफी ज्यादा कारगर होता है, ठीक है, फिजिकल पॉलिसी काफी ज्यादा कारगर होगा। फिर अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी अ कंट्री कैन परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। हाँ ये कर सकता है। देखिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम जब रहेगा तो वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हो तो वहां पर मॉनेटरी पॉलिसी अपने हिसाब से चला सकता है ना। बोथ अंडर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन परस्यूइंग फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी। गलत है ये, तो ऑप्शन हमारा ए, सी और डी होगा, ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, ये कह रहा है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज इन द कन्वेक्स सेट ऑफ द पॉइंट। देखो भाई ये सेम क्वेश्चन ना 2023 शिफ्ट 1 में हम करवा चुके हैं, कन्वेक्स सेट का सेम क्वेश्चन है, तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप खुद से कर लोगे, ठीक है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वीडियो देखे जा करके, है ना, तभी ना क्लियर होगा। क्लियर है, चलिए आगे देखिए। इसका 2023 का शिफ्ट 1 में मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था, सेम क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूं, तो 2023 का शिफ्ट 1 के सारे वीडियोस देख लो पहले आप, ठीक है, क्लियर हो जाएगा ये भी। चलिए नेक्स्ट है, कहता है अरेंज करने कह रहा है, किसमें अरेंज करने कह रहा है भाई, अरेंज कर भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो भाई ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में आया था, ठीक है। गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म जो था वो 1945 से लेकर के 1973 बोला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चला था। WTO 1995 में सेटअप हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सेकेंड इंटरनेशनल ऑयल प्राइस शॉक तो ये 1979 को लगा था। ईयर याद करना भाई प्लीज, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फिर गोल्डन एज, है ना, फिर सेटिंग, फिर इंटरनेशनल सेकेंड इंटरनेशनल ऑयल प्राइस शॉक, उसके बाद हमारा लास्ट में डी, ACBED ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है प्राइस सिग्नलिंग रेफर्स टू इम्प्लिसिट कोल्यूजन इन विच अ फर्म अनाउंसेस अ प्राइस इंक्रीज इन द होप दैट अदर फर्म विल नॉट फॉलो। नहीं गलत है, अदर फर्म विल फॉलो, ठीक है। प्राइस सिग्नलिंग एक प्रकार का एक इम्प्लिसिट कोल्यूजन है, ये ठीक है, लेकिन ये कहता है कि इसमें प्राइस अनाउंस किया जाता है ताकि दूसरे फर्म भी उसको फॉलो करें।
फिर है प्राइस लीडरशिप रेफर्स टू अ पैटर्न ऑफ प्राइसिंग इन विच वन फर्म रेगुलरली अनाउंस प्राइसेस चार्ज चेंजेस दैट अदर फर्म देन मैच। ठीक है, प्राइस लीडरशिप यही करता है और स्टेटमेंट 2 सही है, 1 फॉल्स 2 करेक्ट, ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए फिर है, कहता है व्हेन द इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, एलएम कर वर्टिकल नहीं, एलएम कर हॉरिजॉन्टल होगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल, क्लियर। कहता है मॉनेटरी पॉलिसी इज इनइफेक्टिव व्हेन इकोनॉमी इज इन लिक्विडिटी ट्रैप, बिल्कुल सही है। ये आप लोग पॉलिसी इफेक्टिवनेस इनइफेक्टिवनेस पढ़े होंगे, है ना। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स 2 करेक्ट, 1 फॉल्स 2 करेक्ट। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, कहता है असर्शन है इफ अ प्रोपोजिशन, लॉजिक अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, P implies Q, then we see that P is a sufficient condition for Q। हाँ, अगर P implies Q है तो यहाँ पे P को sufficient condition बोलते हैं Q का, और Q जो एक necessary condition होता है P का। For proposition Q to be true sufficient that Q is a necessary condition for P। हाँ बिल्कुल, if P implies Q है, इसका मतलब है P is sufficient condition for Q, है ना, और P Q जो होगा वो नेसेसरी कंडीशन फॉर P हो जाता है। ठीक है, लॉजिक आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं यूट्यूब में मेरा वीडियोस है उसका लॉजिक का, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए तो दोनों सही है, बोथ स्टेटमेंट A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, तो भाई साहब खत्म हुआ आपका 2023 का शिफ्ट 2 का सारे क्वेश्चंस, है ना। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के टॉपिक लेके। 2024 को भी मैं 2024 का जो CUT PG का एग्जाम हुआ था उसको भी डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलिए बाय बाय।